हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर हम पूरा समाप्त कर चुके हैं। इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 1616 DL। बहुत ही अच्छा सेट है, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। देखो, हो सकता है इस सेट में से आपको बहुत कुछ सन 2021 में देखने को मिले, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद करना है ताकि आप उसको लिख सकें और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए करा स्टूडेंट अनअकैडमी मेगा क्विज। यहाँ पर यार आप टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट देकर आपकी जो तैयारी वो पता चल सकेगी बच्चों की आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जो बच्चे क्लास 9th में हैं उनका एवरी सैटरडे मैथ्स का टेस्ट हुआ करेगा जिसमें आपसे 20 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, जो कि 20 मार्क्स के होंगे और ये आपका 1 आवर का टेस्ट होने वाला है बच्चों। और इसके बाद बच्चों आप संडे में भी टेस्ट दे सकते हो। क्लास 9th में जो बच्चे हैं वो संडे में टेस्ट दे सकेंगे, वो साइंस का टेस्ट होगा। वहां पर भी सेम प्रोसेस है बच्चों, आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ, 20 मार्क्स के होंगे और ये भी टेस्ट आपका 1 आवर का होने वाला है। लेकिन जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है बच्चों, क्योंकि उनका टेस्ट एवरी डे होगा। एवरी डे आप 5 बजे, शाम के 5 बजे टेस्ट दे सकते हो। 30 क्वेश्चंस होंगे बच्चों और ये 30 मार्क्स के होंगे। लेकिन आपको टाइमिंग यहाँ पर थोड़ी सी कम दी जा रही है बच्चों, केवल और केवल 30 मिनट। और अगर आप रेगुलर बेसिस पर बच्चों आप टेस्ट देते हो तो आपके लिए इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो क्वेश्चंस है बच्चों वो टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्यूरेट किए गए हैं और इसमें आपको जो सिलेबस है बच्चों उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो यार सभी बच्चे टेस्ट जरूर देना और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं सभी की, उन लिंक पर क्लिक करो और टेस्ट देना स्टार्ट करो, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है और अच्छे से हो पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर हम पूरा समाप्त कर चुके हैं, आपने देख लिया होगा। इसमें चल रहा है आपका सेट नंबर 1616 DL। पार्ट नंबर 3 इसका डिस्कस करेंगे, यानी कहा जाए तो जो सेक्शन ए का ये आपका लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपका जो सेक्शन ए है वो समाप्त हो जाएगा। तो देखो, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है। यानी कि इसमें जो पहला क्वेश्चन जो 7 नंबर का है जिसमें हम एक सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करेंगे, और जो आपका अगला 8वां क्वेश्चन है उसमें आपका फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया जाएगा। तो दोनों ही जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे हैं। पहला टॉपिक आपका 7 मार्क्स का आता है और दूसरा टॉपिक जो है आपका 4 मार्क्स का आता है। यानी कि उसमें से जो आपको 3 फिगर्स ऑफ स्पीच दिए होंगे उसमें से किसी एक की डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल लिखने होते हैं। जैसे कह सकते हैं कि 2 नंबर आपके हमारे 2 मार्क्स इसके आपके हो जाएंगे डेफिनेशन के और 2 मार्क्स हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल के। तो इस तरह से आपका ये टोटल क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क्स का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर आना है। और ऐसे क्वेश्चन से बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि यदि आपने इसमें से 4 कंटिन्यूसली लगातार आपने 4 फिगर्स ऑफ स्पीच को याद कर लिया और उनके 2-2, 3-3 एग्जाम्पल याद कर लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं गए। हाँ, पहले जो क्वेश्चन आता था वो थोड़ा हार्ड था, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल दिए जाते थे और आपसे पूछा जाता था कि बताइए इसमें कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो उसमें दिक्कत होती थी, हो सकता था कि अगर सही प्रकार से उसको नहीं पहचान पाते हैं तो वो गलत हो जाता था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें गलत होने का कोई कारण ही नहीं है। डेफिनेशन लिखनी है और उसके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, रट लीजिए बढ़िया तरह से, लिख लिख के देख लें उसको, यानी कि जो कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो वो भी दूर हो जाए। और उसके बाद जो उसके 2 एग्जाम्पल हैं उनको भी अच्छी तरह से याद कर लें। लेकिन हम आपको 3 एग्जाम्पल कराते हैं। रीज़न क्या है कि हो सकता है कि एग्ज़ाम टाइम में आप उसमें से एक एग्जाम्पल भूल जाएं, तो 2 तो आपको याद रहेंगे और एग्ज़ाम में 2 ही लिखने हैं। इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखते हुए हम 3 कराते हैं, क्योंकि पिछली बार जब बच्चे एग्ज़ाम दे के आए थे तो बहुत सारे बच्चों के सुनने को मिला था, उन्होंने कहा कि सर हमारा उसका एक एग्जाम्पल हम भूल गए, 2 एग्जाम्पल याद थे, लेकिन परीक्षा जब हम पेपर कर रहे थे उस समय सर हम एक एग्जाम्पल भूल गए। तो इस तरह से उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस बार 3 एग्जाम्पल का
नियम रखा है कि कम से कम आपको 3 एग्जाम्पल याद होने चाहिए, जिससे कि यदि आप एक एग्जाम्पल भूल भी जाते हैं तो आपको 2 एग्जाम्पल आसानी से याद रहेंगे, जिससे आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया, यानी कि कविता का सार लिखिए, ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स। जो कविताएं आपको दी हुई हैं उसमें से किसी एक कविता के सार को लिखिए, जैसे कह सकते हैं कि एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो एग्जाम में आपको 3 पोएम के नाम दिए होंगे और जिसमें से आपको किसी एक पोएम का आपको उसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो पहली है जो आपकी ला बेल डाम सन्स मर्सी, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। दूसरी है आपकी द सॉन्ग ऑफ द फ्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको सन 2021 में देखने को मिले, इसलिए हमने इसको ही डिस्कस किया है। तीसरा है पासिंग ऑफ ऑर्थर, तो ये भी आपके सिलेबस में है लेकिन इसको डिस्कस नहीं किया है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए कर दिया है। यदि आपको इसकी भी जानकारी चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं और आपको इसका सेंटलाइट देखने को मिल जाएगा, जहाँ से उसको आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शुरू करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कविता का जो सार है कौन सा, द सॉन्ग ऑफ द फ्री जो आपकी पोएम है, तो उसको शुरू करते हैं। तो इन दिस पोएम, यानी कि इस कविता में, कौन सी कविता में, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, यानी मुफ्त का गीत जो कविता है और जिसे स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, बहुत ही अच्छी पोएम है, अपने इंडियन पोएट हैं तो अच्छी तो होगी, ठीक है ना। तो इन दिस पोएम, इस कविता में, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, कौन सी कविता में, द सॉन्ग ऑफ द फ्री कविता में स्वामी विवेकानंद सेज, यानी स्वामी विवेकानंद कहते हैं दैट की द ह्यूमन लाइफ, यानी कि मनुष्य का जो जीवन है, इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, किससे भरा हुआ है, कष्टों, परेशानियों से भरा हुआ है, एंड पेन्स, और कष्टों से। यानी कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो कष्टों और परेशानियों से भरा हुआ है, बट लेकिन वी शुड नॉट लीव राइट पथ, लेकिन हमको जो सही रास्ता है, जो अच्छाई का रास्ता है, वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। 1, एक व्यक्ति हु हैज़ फेथ इन गॉड, एक व्यक्ति जिसका भगवान में दृढ़ विश्वास होता है, ही शुड नेवर एफ्रेड, वह बिल्कुल भी कभी भी भयभीत नहीं होता है, ऑफ सॉरोज, कष्टों से, यानी वह कष्टों से या दुखों से कभी भयभीत नहीं होता है, डिफ़िकल्टीज, परेशानियों से भी भयभीत नहीं होता है, एंड हार्डशिप ऑफ द लाइफ, और जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उनसे भी बिल्कुल दुखी नहीं होता है। ठीक, आगे वी शुड हैव डेफिनेट गोल, यानी वी माने हमें या हमारा, शुड माने चाहिए, हैव डेफिनेट गोल, हमारा एक निश्चित गोल, निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, एंड वी शुड मार्च फॉरवर्ड, और हमें आगे बढ़ना चाहिए, टू अचीव माने प्राप्त करने के लिए, द गोल माने अपना जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। द मेन पर्पज, जो मुख्य उद्देश्य है, ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का जो मुख्य उद्देश्य है, टू अचीव गॉड, क्या है, ईश्वर को प्राप्त करना, यानी मनुष्य का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर के बारे में अच्छी तरह से भली भांति जानना है। आवर हार्ट कुड बी, हमारा जो हृदय है वो हो सकता है, कुड बी फॉर सेक टू अस, यानी हमें छोड़ सकता है, हमारा जो हृदय है वो हमें छोड़ सकता है, वो हमें त्याग सकता है, धोखा दे सकता है, बट वी शुड नॉट नेवर टू डिसअपॉइंट इन आवर लाइफ, लेकिन हमें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। यानी हमारा जो हृदय है वो हमें भले ही छोड़ दे लेकिन हमें फिर भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि द स्नेक शोज, क्योंकि सांप जो है वो दिखाता है, ओनली हिज एंगर टू रेज हुड, यानी कि सांप वो क्या क्या दिखाता है, केवल अपने क्रोध को दिखाता है, कैसे उठाता है, अपने फन को उठाकर, रेज में उठाना होता है और हुड में क्या होता है, फन, यानी कि जो सांप होता है वो अपने फन को उठाकर क्रोध को दिखाता है, बट लेकिन द लॉयन रोड्स, और जब शेर दहाड़ता है, द होल फॉरेस्ट फियर्स, पूरा जंगल भयभीत हो जाता है। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करनी है, हमने बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ही आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी।
और 2-3 बार इसको आप पढ़ लेना। इम्पोर्टेंट तो है ही, हम इसको बता चुके हैं। हो सकता है कि सन 2021 में आपको देखने को मिले, इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लोगे। याद करने के बाद 2-3 बार लिख के भी देख लोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको किसी को सुनाना नहीं है, किसी को लिख के नहीं दिखाना है, सिर्फ एग्ज़ाम में आपको लिखना है। तो इसलिए आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और एक और ख़ास बात, प्रैक्टिस जो हो वो टाइम बाउंड होनी चाहिए। ऐसा है, हमने देखा है कि विद्यार्थी लिखते तो हैं और लिखना चाहिए 10 मिनट में, उसमें आधा घंटा वेस्ट कर लेते हैं। तो बट ऐसी तैयारी नहीं करनी है आपको तैयारी उस बेस से करनी है कि हमारा जो सभी क्वेश्चन हो जाएं और हमारा टाइम भी उसी हिसाब से मैनेज हो जाए। ठीक है, अक्सर यही सुनने में आता है कि 2 क्वेश्चन छूट गए, एक स्टोरी छूट गई, एक कभी ऐसे छूट गया। क्यों छूट गया? कि सर समय समाप्त हो गया था। तो ये चीज़ सामने नहीं आनी चाहिए, इसीलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को टाइम बाउंड करोगे, समय के अनुसार करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। राइट द डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा लिखिए ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो निम्नलिखित जो अलंकार दिए हुए हैं उसमें से किसी एक की आपको डेफिनेशन लिखनी है विद 2 एग्जाम्पल, और 2 उदाहरण भी उसके लिखने हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे इस बात को। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस क्वेश्चन में से आपको 3 फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम दिए होंगे और उसमें से आपको किसी एक की डेफिनेशन, उसके 2 एग्जाम्पल करने हैं। यही बात मैंने आपको पहले बताई थी। तो देखो, इसमें दिया है आपका पर्सोनिफिकेशन, जिसे मानवीकरण बोलते हैं, दूसरा है एपोस्ट्रोफी, जिसे संबोधन बोलते हैं, और तीसरा है सिमिल, जिसे उपमा बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से तीनों को देखो। वैसे देखा जाए तो जब से आपके अनसॉल्व्ड की क्लास शुरू हुई है, तो मेरे हिसाब से सारे फिगर्स ऑफ स्पीच उसमें डिस्कस हो चुके हैं। कभी किसी में कोई सा, किसी में कोई सा, इस तरह से जितने भी सेट डिस्कस हुए हैं उसमें आपके सारे फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस हो चुके हैं। इस वजह से सभी आपने याद कर लिए होंगे। ठीक, आगे है डेफिनेशन, पर्सोनिफिकेशन डेफिनेशन, यानी कि अब हमने आपको बताया था हम केवल 2 को ही डिस्कस करते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन को और एपोस्ट्रोफी, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो इन पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीयकरण अलंकार में लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जो निर्जीव वस्तु हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और भावात्मक विचार, निर्जीव वस्तुएं और भावात्मक विचार, आर थॉट ऑफ एज ए पर्सन, यानी एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, हैविंग लाइफ, जैसे कि उसके पास कोई जीवन हो। तो इस अलंकार में क्या होता है कि किसी निर्जीव वस्तु को या किसी निर्जीव भाव को, विचारों को सजीव की तरह प्रस्तुत किया जाता है। किसकी तरह? सजीव की तरह प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि उसके पास हैविंग लाइफ, जैसे कि जीवन हो। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद करना है, 2-3 बार लिख के भी देखना है इसको। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर बट बंस, यानी कि जो अवसर होता है, जो मौका होता है, जो किस्मत होती है कह सकते हैं, नोक्स खटखटाती है, एट द डोर बट बंस, एक बार, यानी कि जो अवसर होते हैं, जो मौके होते हैं, जो किस्मत होती है, वो एक बार दरवाज़ा ज़रूर खटखटाती है। लव इज़ ब्लाइंड, देखो लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम अंधा है। तो देखो प्रेम कोई व्यक्ति नहीं है, सो अंधा हो जाएगा। ठीक। एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, यानी कि चिंता बैठी हुई है ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर। तो चिंता कोई मक्खी नहीं है, कोई मच्छर नहीं है जिससे कि वो चेहरे पर बैठ जाएगा। तो क्या हुआ? तो ये भाव हो गया, भावात्मक, ये भी भावात्मक हो गया, है ना, ये भी भावात्मक है। तो भावों को, विचारों को क्या मान लिया जाता है? सजीव की तरह मान लिया जाता है, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल तीनों को याद कर लोगे जिससे कि एग्जाम में आप इसको आसानी से लिख सकें। ठीक है, अगला देख लेते हैं दूसरा वाला, एपोस्ट्रॉफी, संबोधन। डेफिनेशन इसकी है, एन एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, यानी कि जो एपोस्ट्रॉफी, संबोधन अलंकार होता है, उसमें निर्जीव मृत चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है, टू द एब्स्ट्रैक्ट, भावों को प्रस्तुत किया जाता है, और टू पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज़, और उसमें
पर्सोनिफाइड किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है वस्तुओं को और विचारों को। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि जो आपके भावात्मक विचार होते हैं, या कह सकते हैं कि मृत एड्रेस टू द डेड, जो मृत विचार होते हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है इसमें। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेथ कम सून, मृत्यु तुम जल्दी आ जाओ। तो देखो इसको हम, ये चिन्ह लगे होते हैं, इससे इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। बट पहचानने वाली बात तो कोई है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा करना ही नहीं है कि पहचानने वाली बात कोई आए। आपको तो डेफिनेशन लिखनी है, 2 एग्जाम्पल लिखने, बस इतना ही करना है और 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लिबर्टी, स्वतंत्रता, वेयर आर यू सो डियर। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, वेयर वाई मिस क्यों, आर यू सो डियर तुम इतनी प्यारी क्यों हो। लाइफ जीवन, आई नो मैं जानता हूँ, नॉट नहीं, व्हाट डाउ आर्ट कि तुम्हें किसने बनाया है ना। तो बहुत ही अच्छी तरह से तुम इनको याद कर सकते हो। और सबसे खास बात क्या है कि जब आपको ये इसकी डेफिनेशन याद हो जाए तो उसे आप लिख के देख लोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखना है। मैं इस बात को बार बार आपसे कहता हूँ। और एक और बात को ध्यान रखना है कि इसको टाइम बाउंड लिखना है। जैसे कि हमने सोचा कि हम इसको 2 मिनट में लिखेंगे और 2 मिनट में इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। इस तरह से हम 4 मिनट से ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ज़्यादा होगा कि 1 मिनट और लगा दें इसमें, तो हम इस क्वेश्चन पर 5 मिनट से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। तो उसकी आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो कि जैसे ही एग्ज़ाम में आपको दिखाई दे तो 5 मिनट में आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाए। यदि आप इस तरह से तैयारी करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि 90+ से आपको कोई रोक नहीं सकता है और आपका एक भी क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। जब क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो नंबर आना तो जायज़ सी बात है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप एक अच्छा इसको कर सकते हैं यदि आप टाइम के हिसाब से पेपर करोगे तो। क्योंकि अक्सर यही सुनने में आता है कि इंटरमीडिएट में इंग्लिश का पेपर पूरा नहीं हो पाता है। तो मैं यही देखना चाहता हूं कि कैसे पूरा नहीं होता है। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को टाइम बाउंड करना है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।